मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि हमारे भारत देश के एक महान उद्योगपति रतन नवल टाटा जी के हैं। डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से ही हुआ। जन्म तो एक बड़े नामी परिवार में हुआ जो कि गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी थे, लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में तलाक हो गया। उनकी दादी ने ही उनका पालन पोषण किया व पढ़ाई की भी जिम्मेदारी ली। विदेश में भी पढ़े, लेकिन जब कारोबार की शुरुआत करने का समय आया तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ही कठिन हालात का सामना करने वाला हुनर यहाँ पर काम आया। उससे मुंह मोड़ने की बजाय धैर्य के साथ मुकाबला किया और कंपनी को ऊंचाइयों पर ला दिया। ये कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा व माता का नाम सोनू टाटा था। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा को उन्होंने गोद ले लिया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई। वहीं रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनल स्कूल में की थी। इसके अलावा अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में रतन टाटा जी ने पूरी की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। अब वह रतन टाटा की सफलता की कहानी के बारे में हम सभी जानेंगे। My dream for the future of India is to see India grow, continue to grow and become an economic power, and I hope that we can all play our parts as we are to make it the great power it needs to be. The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें यह कमान सौंपी गई उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर इस कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना भी करना पड़ा था, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई थी। यह कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में यह फैसला उन्हें लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करना पड़ा, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए जीआरडी टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। उस समय तक इनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, उनकी आलोचना भी हुई, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल का एक दौर फिर से आन पड़ा था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई एक अनमोल रतन थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया, नित ऊंचाइयों को छूता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई पहचान दिलाई थी। टाटा के निर्देशन में कंपनी ने गाड़ियों में से एक जगुआर
रोवर का अधिग्रहण भी किया था, महंगी कारें भी बनाई, साथ ही एक टाटा ने दुनिया की सबसे बढ़िया कार भी बनाई जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था। यानी कि एक ऐसी कार थी जो मात्र लाख रुपए में लेने के सपने को भी साकार करने वाली थी। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बताया गया था। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी टायरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव होकर काम कर रहे थे। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को इस शिखर पर पहुंचाया जहां जाने के लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ गई थी। इस कहानी की शुरुआत रतन टाटा की एक ऐसी कहानी जो तब से चर्चित कहानियों में से एक है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में। उस समय टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम यह आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का भी फैसला ले लिया था। कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड के बीच घंटों देर तक मीटिंग होती रही। रतन टाटा की हालत को देखकर विल फोर्ड ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। कहा भी जाता है जब व्यक्ति के बुरे दिन चल रहे होते हैं तो उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं आता है। लोग या तो सलाह देते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ इस तरह रतन टाटा जी के साथ भी हुआ। फोर्ड ने यह तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद ही कर दी और कह दिया कि यह कंपनी खरीदकर हम आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा वहां से बाहर निकल आए। वो एक सादगी भरे जीवन में को जीने का में विश्वास रखते थे और एक बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति थे। इसलिए बिना जवाब दिए वहां से बाहर निकलना ही उन्होंने उचित समझा और कंपनी बेचने के फैसले को उन्होंने कैंसिल भी कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दी और शुरू की उसी टाटा इंडिका कार प्रोजेक्ट पर फिर से वही काम। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, फिर उसे फिर से लॉन्च किया। फिर वही टाटा इंडिका ने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया। यानी कि जो टाटा इंडिका उनकी असफलता का कारण बनी थी, वही टाटा इंडिका आज उनके सफलता का फिर से कहानी बन गई थी। और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ रहे थे और वही फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हुआ। ये वही फोर्ड कंपनी थी जिसको रतन टाटा अपनी कंपनी बेचने वाले थे। वहां से फोर्ड कंपनी पूरी तरह से पतन होती चली गई। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ पहुंची। आखिर रतन टाटा क्यों हमारे देश के रत्न कहे जाते थे? आखिर रतन टाटा क्यों है महान? इसके बारे में एक बहुत ही चर्चित बात है। अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी करीब 8.25 लाख करोड़ है। लेकिन रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं है, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। आज यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को उनका मुंबई में निधन हो गया। ऐसे रतन टाटा जिन्होंने हमारे भारत देश में एक बिजनेसमैन होने के बावजूद भी हमेशा एक देशभक्ति की तरह कार्य किया और हमेशा सरल और सहज स्वभाव में रहे। रतन टाटा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया। आज यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वो रतन टाटा हमारी यादों में, हमारे पूरे भारतवर्ष के हर एक कण कण में, हर एक युवाओं के मन में हमेशा जीवित रहेंगे।